और बात करेंगे अब एक ऐसे समाज की जिसको कुछ लोग कुत्ता समाज बोल रहे हैं। आज डॉग समुदाय सदमे में है और इसकी वजह जानते हैं कौन है? बाबा जी अनिरुद्धाचार्य। डॉग समाज अभी शेल्टर होम में भेजे जाने का दर्द झेल ही रहा था कि उसे एक और विवाद में घसीट लिया है कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने। बाबा ने लिव इन रिलेशन को लेकर बयान दे देते कुत्तों को निशाने पर ले लिया है। लिव इन के विवाद का ठीकरा कुत्तों पर फोड़ रहे हैं। लिव इन में रहने वालों की तुलना कुत्तों से कर दी है। बाबा की ओर से कहा गया है कि भारत के कुत्ते हजारों साल से लिव इन में ही रहते हैं। हमारे यहाँ कुत्तों का कल्चर है लिव इन में रहना। लिव इन में रहने वाले कुत्ते बिल्ली जैसे हैं। बाबा का ये नया प्रवचन है। उनका बयान आपको सुनाए उसके पहले हम ये साफ कर देना चाहते हैं कि बाबा से ना हमारी कोई निजी खुन्नस है, ना ही हम अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ किसी तरह का कोई एजेंडा चला रहे हैं। देश में लाखों बाबा हैं, हजारों कथावाचक हैं, लोग जिनके प्रशंसक हैं, लेकिन अनिरुद्धाचार्य पिछले महीने भर से लगातार बेफजूल की बयानबाजी कर रहे हैं, जिससे समाज में तनाव का वातावरण पैदा हो रहा है। अनिरुद्धाचार्य जब तक अपनी जुबान पर लगाम नहीं लगाते, जब तक वो समाज को बांटने वाले विवादित बयान देना बंद नहीं करते, जब तक वो जातिवाद को फैलाने वाला बयान देना बंद नहीं कर देते, जब तक लड़कियों पर अभद्र टिप्पणी करना वो बंद नहीं कर देते, तब तक हम उनके खिलाफ लगातार बोलते रहेंगे। अब आते हैं आज की खबर पर। लिव इन में रहने वाले महिला पुरुष की तुलना उन्होंने किस तरह से जानवरों खासतौर से कुत्तों से की है, वो आप सुनिए, फिर उनके इस फालतू ज्ञान की पोल भी खोलेंगे। अब बताइए, जो स्त्री या पुरुष अपने आप को किसी और स्त्री या पुरुष के आगे परोस रही या परोस रहा हो, क्या उन लोगों के मुंह लगना चाहिए? इनका लेवल क्या है? बस वही कुत्ता बिल्लियों वाला लेवल। हाँ, फिर अगले जन्म में कुत्ते होके जिन्हें घूमते हैं। भाषा में, पुरानी भाषा में कभी भी लिव इन में रहता गुरुजी, कुत्ते बन के। लिव इन जो अगले है, जन्म में लिव इन जो है, हमारे भारत के कुत्ते हजारों साल से लिव इन में ही रहते हैं। हाँ, फिर अगले जन्म में हमारे यहाँ तो कुत्तों का कल्चर है ये लिव इन। अनिरुद्धाचार्य कुत्तों को कितने ध्यान से देखते होंगे कि उनको पता चल गया है कि कुत्ते लिव इन में रहते हैं हजारों सालों से। जरा सोचिए, कथावाचक का क्या ये काम होता है? कथावाचक अनिरुद्धाचार्य अपने बयान में यहीं पर नहीं रुकते। अपनी बात को सही साबित करने के लिए वो बलात्कार और बलात्कारी शब्द का भी जिक्र करते हैं। ये कहते हैं कि आजादी के नाम क्या इसकी इजाजत भी दे देंगे? बाबा के ये बयान का यह हिस्सा भी आपको जरूर सुनना चाहिए। कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष लिव इन का सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कोई कैसा भी रहे, आपको क्या? तो फिर बलात्कार करे तो फिर कहे कि भाई हम जो कर रहे हैं हमें करने दो। आज़ादी के नाम पर, अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे आप कुछ भी थोड़ी कर सकते हैं। इस देश में रहना है तो यहाँ पे सिस्टम के हिसाब से, सिद्धांत के, यहाँ दो सिस्टम, एक तो कानून के हिसाब से रहो, दूसरा भारत सांस्कृतिक देश है तो यहाँ के संस्कारों के हिसाब से रहना पड़ेगा। यहाँ के संस्कार ये आज़ादी नहीं देते कि आप गलियों में खड़े होके और मनमाना आचरण करने लग जाएं। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य को यह समझना होगा कि बलात्कार और लिव इन में रहना दोनों अलग अलग बातें हैं। अब या तो अनिरुद्धाचार्य को इसके बारे में पता नहीं, या फिर वो वायरल होने के लिए, चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह की ऊट पटांग बातें करते हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं होता। अनिरुद्धाचार्य अपने ताजा बयान में दो तरह के सिस्टम की बात करते हैं। पहला कानूनी सिस्टम, दूसरा सांस्कृतिक सिस्टम। और इन दोनों का जिक्र करते हुए कहते हैं कि हमारे संस्कार और संस्कृति हमें लिव इन में रहने की इजाजत नहीं देते। हो सकता है बाबा को मानने वाले इस बात से संतुष्ट हों, उन्हें इनकी बात बिल्कुल सही लग रही हो, लेकिन बाबा को यह समझना होगा कि हमारा देश संविधान और कानूनी सिस्टम से चलता है और देश के किसी कानून में यह नहीं लिखा गया कि लिव इन में रहना गैर कानूनी है। एक तरीके से देखें तो बाबा का यह बयान कानून पर सवाल की तरह है। भारत का कानून क्या कहता है, बाबा को यह भी जरूर देखना चाहिए, क्योंकि देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने 6 अलग अलग मौकों पर लिव इन रिलेशनशिप को लेकर अपने फैसले दिए हैं। 1 अगस्त 1978 को जो अलग अलग फैसले आए हैं उसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। 1 अगस्त 1978 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुरुष महिला लंबे समय तक साथ रहें तो ऐसे संबंध को विवाह माना जाएगा। 28 अप्रैल 2010 को कोर्ट ने कहा कि लिव इन में रहना गैर कानूनी नहीं है, साथ रहना जीने का अधिकार है।
21 अक्टूबर 2010 को कोर्ट ने कहा कि लिव इन संबंध और विवाह की प्रकृति एक जैसी है। 8 अप्रैल 2015 को कोर्ट ने कहा कि लिव इन पार्टनर की मौत के बाद महिला को संपत्ति में अधिकार मिलेगा। अब या तो बाबा को इन सब बातों के बारे में पता नहीं होगा या फिर उन्होंने सब कुछ जानते हुए कोर्ट के फैसलों को अपने बयान से कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। हमने बाबा के बयान पर सुप्रीम कोर्ट के वकील से बात की और ये समझने की कोशिश की है कि आखिर कानून इस पूरे मामले में क्या कहता है। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का व्यू यही है कि ये रिलेशनशिप आजकल चल रही है जो, उसमें ये मैरिज लाइक रिलेशनशिप है। और ये इसको कहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखो इस रिलेशनशिप से काफ़ी राइट्स एंड ड्यूटीज़ ओरिजिनेट होती हैं। हमारी जो इंडियन सोसाइटी में हिंदू लॉ के हिसाब से उसको सैक्रोसेंट माना जाता है, लेकिन बाहर की सोसाइटी में मैरिज को कंट्रैक्ट ही माना जाता है। तो जब मैरिज को ही कंट्रैक्ट माना जाता है तो लिविंग इन रिलेशनशिप ही तो कंट्रैक्ट पे ही बेस्ड है ना, कंसेंट पे बेस्ड है। तो मेरे हिसाब से इस रिलेशनशिप को भी वैलिड माना जाना चाहिए क्योंकि कंसेंट पे बेस्ड है। अनिरुद्धाचार्य ने लिव इन में रहने वालों की तुलना कुत्ता बिल्लियों से करते हुए बॉलीवुड को भी निशाने पर लिया है। एक तरीके से फिल्मी दुनिया को संस्कृति और संस्कारों का विरोधी माना है। हमारी टीम ने इसकी भी पड़ताल की है और हमने पाया है कि लिव इन रिलेशनशिप को लेकर दर्जनों फिल्म बन चुकी है। सलाम नमस्ते, शुद्ध देसी रोमांस, लुका छिपी, कॉकटेल, प्यार का पंचनामा, बचना है हसीनों, आशिकी 2, इन जैसी फिल्मों में लिव इन रिलेशनशिप को दिखाया गया है। सवाल यह है कि जब बाबा की नजरों में लिव इन रिलेशन में रहने वाले कुत्ते बिल्ली हैं तो फिर इस तरह की फिल्मों को देखकर ये फिल्में हिट कौन कराता है, कहां से आते हैं वो लोग। लिव इन रिलेशनशिप पर बनी फिल्मों की कमाई की अगर बात कर लें तो साल 2005 में आई सलाम नमस्ते का बजट 11 करोड़ का था, कमाई 26 करोड़ रही। 2012 में आई कॉकटेल का बजट 53 करोड़ का था, इसने 75 करोड़ की कमाई की थी। शुद्ध देसी रोमांस 2013 में आई तो 25 करोड़ की इस फिल्म ने 46 करोड़ रुपए कमाए थे। इसके बाद 2019 में लुका छिपी का बजट 34 करोड़ का ही था, 95 करोड़ रुपए इस फिल्म की कमाई थी। यानी इस विषय पर बनी फिल्मों को पब्लिक ने पसंद किया, हिट कराया। लेकिन अब लिव इन रिलेशनशिप पर बाबा के फालतू ज्ञान ने देश में नई बहस शुरू कर दी है। हमने इस पर आम लोगों से भी बातचीत की है, उस बातचीत को आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले एक सर्वे आपके सामने रख देते हैं। लायंसगेट प्ले ने 2 साल पहले एक सर्वे किया था। इसमें भारत के करीब 1.5 लाख लोगों की राय ली गई थी। इस सर्वे के मुताबिक रिश्ते में आने से पहले 50% लोगों ने कहा कि साथी को बेहतर तरीके से समझने के लिए लिव इन रिलेशनशिप में रहना जरूरी है। 34% भारतीयों ने माना उनके माता पिता को लिव इन में रहने से आपत्ति नहीं होगी। लायंसगेट प्ले का सर्वे 2023 में किया गया था। थोड़ा और पहले चलें तो साल 2018 में भी एक सर्वे हुआ था। 18 से 35 साल के बीच की उम्र के लोगों पर किए गए इस सर्वे के मुताबिक 80% पुरुषों ने लिव इन रिलेशनशिप का समर्थन किया था। 26% ने कहा था शादी की बजाय आजीवन लिव इन रिलेशनशिप को प्राथमिकता देंगे वो। 45% ने कहा शादी से पहले संबंध जांचने के लिए है, लिव इन इसको गलत तरीके से नहीं लेना चाहिए। अब आज बाबा के बयान के बाद हमने इस मुद्दे को लेकर आम लोगों से भी बातचीत की है, वो सुनना आपके लिए जरूरी है। उन्हें अपनी बात रखनी है तो वो ठीक वर्ड से भी यूज़ कर सकते हैं, वो वर्ड्स ना यूज़ करे, वो ज़्यादा सही रहेगा। ऐसे वर्डिंग यूज़ नहीं करने चाहिए किसी के लिए, मतलब उनका अपना यंगस्टर का अपना वो जनरेशन गैप आ जाता है तो उनको अपने हिसाब से बोलना चाहिए। लोग सोचते हैं पुराने ज़माने के ये सब, पर अभी की जनरेशन ऐसा नहीं सोचती। मतलब तो ये नहीं होता कि आज मैं इसके साथ रिलेट में रह के एक हफ्ते इसके साथ देखती हूँ अच्छा लगेगा, नहीं वाइब मैच हो रही है या नहीं, फिर ये नहीं होता है। ये लिव इन वाली चीज़ उन्हीं लोगों को ऑफेंड कर रही है जो लोग सच में ये चीज़ें करते हैं जिनके लिए नहीं है। और हमें तो नहीं करी ऑफेंड क्योंकि हम तो भाई हमें नहीं पड़ता है इन चीज़ों से फ़र्क। और उनका पर्सपेक्टिव सही है, मेरे को भी सही लगता है, ऐसी कोई बात है नहीं। क्योंकि अगर तुम किसी के साथ में प्यार करते हो, जो भी है तुम्हारा पर्सपेक्टिव, तो तुम उसके साथ में कमिटमेंट क्यों नहीं दे सकते, तुम्हें लिव इन रहना ही क्यों है। अब जरा ये भी जान लीजिए कि लिव इन रिलेशनशिप को लेकर दुनिया में अलग अलग देशों की क्या स्थिति है। अमेरिका में साथ रह सकते हैं लेकिन कानूनी पार्टनर का दर्जा नहीं है। ब्रिटेन में बिना शादी साथ रहने पर भी लीगल पार्टनर माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में तो शादीशुदा लोगों के लिए भी लिव इन रिलेशन वैध हैं। फ्रांस में लिव इन को 2 लोगों के बीच कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर देखा जाता है। साधारण शब्दों में कहें तो लिव इन रिलेशनशिप का मतलब 2 लोगों का बिना किसी फॉर्मूले रिश्ते में बंधे पति पत्नी के रूप में साथ रहना होता है।
फिलहाल बाबा ने अपने विवादित बयान से इस पर नए सिरे से देश में बहस छेड़ दी है। लिव इन को लेकर हमारी कोई राय नहीं है, लेकिन देश की सर्वोच्च अदालत ने क्या कहा, आम जनता की राय क्या है, दुनिया भर में लिव इन को लेकर क्या परिपाटी है, क्या नियम बने हैं, वो हमने आपके सामने रख दिया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब जनहित में आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल है। इस तस्वीर को कोई अंधविश्वास, कोई धार्मिक विश्वास का गहरा प्रतीक बता रहा है। तस्वीर आपके सामने है भगवान काशी विश्वनाथ के मंदिर का चमचमाता स्वर्ण शिखर और उस पर बैठा एक सफेद उल्लू। इस वीडियो को श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के कैमरा पर्सन ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया, जिसे ट्रस्ट के सीईओ विश्व भूषण मिश्र ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर साझा किया है। उनके मुताबिक बीते कुछ दिनों से ये सफेद उल्लू अक्सर महादेव की आरती के समय स्वर्ण शिखर में अपने निर्धारित स्थान पर आकर विराजमान हो जाता है। धर्म में अगाध विश्वास रखने वालों के लिए यह घटना किसी शुभ समाचार का संकेत है, तो बाकी लोगों की नजर में इस उल्लू का हर रोजाना ठीक आरती के वक्त बाबा के स्वर्ण शिखर पर बैठ जाना महज संयोग हो सकता है। लेकिन सवाल तो यह है कि ठीक आरती की धुन, घंटे, घड़ियाल के टंकार के समय ही इस सफेद उल्लू का आना संयोग भर है या फिर वाकई किसी शुभारंभ की सूचना है। इसे समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप इस श्वेत उल्लू के स्वर्ण शिखर पर स्थान ग्रहण करने का मुहूर्त देख लीजिए। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के मुताबिक ये सफेद उल्लू 17 अगस्त को शयन आरती यानी रात 10:30 बजे से 11 बजे के बीच देखा गया। फिर 18 अगस्त को सायंकालीन श्रृंगार आरती यानी रात 9 बजे से 10 बजे के बीच नजर आया। 20 अगस्त को ये श्वेत उल्लू काशी विश्वनाथ मंदिर के स्वर्ण शिखर पर सप्तऋषि आरती यानी शाम 7:30 बजे से रात के 8:45 बजे के बीच देखा गया। ये कोई संयोग है या फिर संकेत? अब इसे भी धर्माचार्य के नजरिए से समझिए। उल्लू मतलब लक्ष्मी का प्रतीक है, लक्ष्मी, लेकिन श्वेत उल्लू दिखना ये सनातन को समृद्ध, काशीवासी को समृद्ध और लक्ष्मी की विशेष कृपा, लक्ष्मी की कृपा मतलब माँ अन्नपूर्णा और पार्वती स्वरूपा माँ लक्ष्मी यहाँ सदैव विराजमान रहती हैं। इसी स्वरूप में उनको दृश्य देखा गया, जिससे कि प्राणी मात्र को समृद्ध बने और आशीर्वादात्मक है, आशीर्वाद है, जिससे कि काशीवासी संरक्षित रहें, सुरक्षित रहें और वो समृद्ध हों, सनातन में पूरे विश्व में उनकी नाम रोशन हो। इतना सुंदर वीडियो भी आपने देखा, साथ ही आपने बात भी सुन ली। यूं तो भारतीय समाज में उल्लू से जुड़े कई मुहावरे हैं, जैसे अपना उल्लू सीधा करना मतलब स्वार्थ सिद्ध करना, उल्लू बनाना मतलब किसी को मूर्ख बनाना। इस तरह के मुहावरों से उल्लू को मूर्ख का पर्यायवाची कुछ जगहों पर बताया गया है, लेकिन सनातन और पश्चिमी दोनों ही ग्रंथों में उल्लू को बेहद पवित्र और शुभ पक्षी माना गया है। ऐसे में द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के शिखर पर सफेद उल्लू का बार बार आकर बैठ जाना, वो भी आरती के समय, क्या सचमुच कोई शुभ संकेत है? फिलहाल इसे धर्म और विश्वास की कसौटी पर ही परखा जा सकता है, क्योंकि विज्ञान तो प्रयोग और प्रमाण को ही सच मानता है। लेकिन सच ये भी है कि भारतीय समाज में युगों युगों से उल्लू को धन की देवी माता लक्ष्मी की सवारी माना जाता है। वाल्मीकि रामायण में उल्लू को बेहद बुद्धिमान और चतुर पक्षी बताया गया है। एक प्रसंग में सुग्रीव ने श्री राम को शत्रु की उलट चतुराई से सतर्क रहने का संकेत दिया था, जो उल्लू के चतुर होने का एक प्रमाण है। एक अन्य घटना में उल्लू और गिद्ध के बीच एक घर पर विवाद को श्री राम ने सुलझाया था, जिसमें उल्लू ने अपनी बात को तर्कों से सिद्ध किया था। 18 पुराणों में से एक लिंग पुराण में उल्लेखित है, नारद मुनि ने संगीत की शिक्षा के लिए एक उल्लू से ज्ञान की प्राप्ति की थी। बाकी सनातन धर्म को मानने वाला हर व्यक्ति इस बात से परिचित है, उल्लू को धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। पश्चिमी संस्कृति में भी उल्लुओं को अक्सर ज्ञान और बुद्धि के प्रतीक के रूप में बयां किया गया है। ग्रीक पौराणिक कथाओं में बुद्धि, तर्क और न्याय की देवी एथना को अक्सर एक उल्लू के साथ चित्रित किया जाता है। ग्रीक कथाओं के मुताबिक अगर युद्ध में कोई उल्लू सैनिकों के ऊपर से उड़ता था तो इसे युद्ध की देवी का आशीर्वाद माना जाता था। ब्रिटिश लोक कथाओं में बार्न उल्लू को ज्ञान और प्रेम के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है। वहीं बर्फीले या सफेद उल्लू को परिवर्तन और आंतरिक ज्ञान का प्रतीक माना गया है। सफेद रंग पवित्रता और मासूमियत का भी प्रतीक है।
जो प्रकाश, स्वच्छता, तेज और आध्यात्मिकता का प्रतिनिधित्व करता है। और यही सफेद उल्लू काशी विश्वनाथ मंदिर के स्वर्ण शिखर पर भी दिखा है, लगातार दिख रहा है। ऐसे में मान्यताओं, कथाओं और धर्म ग्रंथों में अटूट विश्वास रखने वाले लोग इसे बेहद शुभ संकेत मान रहे हैं। हालांकि कहने वाले कह सकते हैं कि इसका सच से कोई लेना देना नहीं है, यह अंधविश्वास है। आलोचक कह सकते हैं कि अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया, ऐसे में काहे की समृद्धि। लेकिन सच ये भी है कि दिवाली से पहले जीएसटी में बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जिससे तमाम चीजें सस्ती होने के आसार हैं। इसका ऐलान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से कर चुके हैं। ऐसे में उम्मीद कीजिए कि काशी विश्वनाथ के स्वर्ण शिखर पर दिखने वाला सफेद उल्लू हमारे देश की समृद्धि का संकेत साबित हो। काशी विश्वनाथ से हर कोई कम से कम यही प्रार्थना कर रहा होगा। लेकिन ये वीडियो बहुत ही सुंदर है। जनहित में आगे बढ़ेंगे और अब बात कृष्ण नगरी द्वारका में जल तांडव की। 2 दिन पहले हमने आपको मुंबई में भारी बारिश से हुई परेशानी की तस्वीरें दिखाई थी। आज भारी बारिश से परेशानी की खबर गुजरात से सामने आई है। यहां मूसलाधार बारिश मुसीबत बन चुकी है। क्या जूनागढ़, क्या पोरबंदर, शहर शहर जल कहर का डरावना मंजर दिखाई दे रहा है। पूरा का पूरा इलाका जलमग्न हो गया है। जहां जहां नजर जाती है वहां तक पानी का ये खौफनाक मंजर नजर आता है। तस्वीरें गुजरात के द्वारका की हैं। माना जाता है कि महाभारत युद्ध के 36 साल बाद भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका ने जल समाधि ले ली थी और आज उसी द्वारका के बड़े हिस्से के जलमग्न होने की तस्वीरें सामने आई हैं। खेत खलियान और मकान पानी के सामने सरेंडर कर चुके हैं। पानी का स्तर बड़े बड़े पेड़ों की ऊंचाई को चुनौती दे रहा है। पानी का ये सैलाब हाईवे को हाईजैक कर चुका है। हाईवे संकरी सड़क की तरह दिख रहा है, जिससे यातायात बुरी तरह से बाधित है। भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा गुजरात का एक और शहर बेहाल है। तस्वीरें पोरबंदर में मौजूद माधवपुर खेड़ की हैं। मान्यता के अनुसार ये जगह भगवान कृष्ण और रुक्मणी के विवाह का साक्षी रहा है। ड्रोन की तस्वीरें देखिए, पूरा का पूरा शहर पानी की कैद में है। एक तरफ समंदर की लहरें नजर आ रही हैं और दूसरी तरफ बाढ़ का पानी शहर में घुसपैठ कर चुका है। माधवपुर में पानी की मनमानी कितनी भयावह है, उसे इन 2 तस्वीरों से समझिए। पहली तस्वीर आम दिनों की है, जब यात्री इस हाईवे से गुजरकर एक तरफ समंदर की नीली लहरों को निहारते हैं और दूसरी तरफ हरे भरे खेत और रिहायशी इलाके दिखते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। पानी की मार से खुद जिला मुख्यालय पोरबंदर भी बेहाल है। देखिए शहर में कितना जल भराव हो गया है कि कहीं भी सड़क नजर नहीं आ रही। पानी रिहायशी इलाकों में घुस रहा है। पोरबंदर के रवि पार्क इलाके की हैं ये तस्वीरें। घरों के बाहर दरिया नजर आ रहा है। सड़कों पर खड़ी स्कूटी आधी डूब चुकी है और घरों के भीतर का क्या हाल है, ये मीरा नगर इलाके की इस तस्वीर को देखकर समझ लीजिए। देखिए किस तरह से घरों में पानी भरा हुआ है। क्या किचन, क्या बेडरूम, कोई ऐसी जगह नहीं बची है जहां पानी ने घुसपैठ ना की हो। लोग कुर्सी लगाकर पानी के घटने का इंतजार कर रहे हैं। पानी के इस तांडव के सामने लोगों के आशियाने भी ढहने लगे हैं। जूनागढ़ से आया ये वीडियो इसकी गवाही दे रहा है। लंबे समय से पानी के सामने संघर्ष कर रहे इस घर ने कुछ इस तरह से दम तोड़ा। जूनागढ़ में इस पानी के प्रकोप में 4 लोग अपने घर में फंस गए थे, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर उन्हें बाहर निकाला। बाढ़ बारिश की चपेट में आ चुके गुजरात में फिलहाल हालात सामान्य होने के आसार कम हैं। द्वारका समेत 9 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट है, यानी अगले 48 घंटों के लिए भी गुजरात पर यह बारिश भारी रहने वाली है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की आशंका जाहिर कर दी है। खबरों में आगे बढ़ते हुए अब चुनावी राज्य बिहार लेकर चलते हैं आपको। पटना में आज मदरसा शिक्षकों का कार्यक्रम रखा गया था। इसमें सीएम नीतीश कुमार भी शामिल हुए, लेकिन मंच पर उन्हें टोपी पहनाने की कोशिश की गई तो उन्होंने टोपी पहनने से इनकार कर दिया।
पूरा सीक्वेंस कुछ इस तरह का रहा कि नीतीश कुमार को मंच पर एक नेता ने काले रंग की टोपी पहनानी चाहिए, लेकिन सीएम ने सिर पर टोपी नहीं पहनी, उसे हाथ में ले लिया। कुछ सेकंड के बाद मंत्री जमा खान पहुंचे तो उन्होंने नीतीश के हाथ से टोपी लेकर उन्होंने पहनाने की फिर से कोशिश की, लेकिन दूसरी बार भी नीतीश ने टोपी नहीं पहनी और उसी टोपी को उन्होंने मंत्री जमा खान के सिर पर रख दिया। अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। विरोधी नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं तो समर्थकों ने बचाव में मोर्चा संभाल लिया है। आज नीतीश कुमार को टोपी पहनाने की 2 बार कोशिश हुई, दोनों बेकार रही। आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि नीतीश ने धर्म विशेष का अपमान किया है। ये किसी धर्म विशेष का अपमान है। एक प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं और मदरसा बोर्ड के शिक्षा के कार्यक्रम में गए हैं, उन्होंने जिस तरह से एक धर्म का अपमान किया, अब आरएसएस और बीजेपी के गोद में बैठकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से उनके रंग में रंग गए हैं। जनाब नीतीश कुमार जी ने पूरे देश में दिखाया है कि बिहार के अंदर माइनॉरिटी समाज को कितना प्यार करते हैं, कितना सम्मान करते हैं। नीतीश कुमार जी दिखावा नहीं करते हैं। नीतीश कुमार जी आपने देखा होगा वो सादगी पसंद है। नीतीश कुमार जी जिसके काम करते हैं बहुत हल्ला नहीं करते हैं। नीतीश कुमार ने मंच पर टोपी क्यों नहीं पहनी, बिहार में इस पर नए सिरे से बहस हो रही है। इस टोपी प्रकरण को अब मुस्लिम वोट बैंक की सियासत से भी जोड़ा जा रहा है। आज नीतीश कुमार का एक पुराना बयान भी वायरल हो रहा है जो उन्होंने बीजेपी से अलग होने पर साल 2014 में दिया था। देश के उस पद पर बैठने वाले के लिए व्यक्ति को विनम्रता होनी चाहिए, ये गुण होना चाहिए कि सबको हम साथ लेकर चले, चाहे वो टीका लगावे या टोपी पहने, सबको साथ लेकर चलने की सलाहियत होनी चाहिए। यही राजनीति है जिसके चलते हमने रिश्ता तोड़ा। हम इस राजनीति को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जब तक इस शरीर में दम है, इस तरह की राजनीति का डट कर मुकाबला करेंगे, मिट जाना मंजूर करेंगे। तकरीबन 11 साल पुराना बयान हमने नीतीश कुमार का आपको दिखा दिया। ये उस समय की बात है जब नरेंद्र मोदी, आपको बताते चले, दरअसल गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने भी मुस्लिमों के कार्यक्रम में सफेद टोपी पहनने से इनकार कर दिया था और उसके बाद नीतीश कुमार की ओर से यह बयान दिया गया था क्योंकि बीजेपी से अपना रिश्ता उन्होंने तोड़ लिया था और यह बयान उसी संदर्भ में देखा गया था। अब सवाल यह है कि नीतीश ने अपने ही बयान से 11 साल के बाद यू टर्न क्यों ले लिया है। इसके लिए आपको बिहार के मुस्लिम फैक्टर को भी समझना होगा। बिहार में मुसलमानों की आबादी करीब 18% है। बिहार विधानसभा की 47 सीटें मुस्लिम बहुल हैं। इन 47 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 40% के आसपास है। अगर बिहार में मुस्लिम बहुल जिलों की बात करें, 8 जिले ऐसे हैं जहां 20% या उससे ज्यादा मुसलमान हैं। इन जिलों में किशनगंज में 68%, कटिहार में 44%, अररिया में 43%, पूर्णिया में 38%, दरभंगा में 22%, पश्चिमी चंपारण में 22%, सीतामढ़ी में 22%, पूर्वी चंपारण में 20% मुसलमान हैं। ये तो रही जाति की बात, धर्म की बात, मुसलमानों की कितनी संख्या है, लेकिन अब इन मुसलमानों का वोटिंग पैटर्न समझना बेहद जरूरी है, जिससे आपको नीतीश के टोपी ना पहनने वाले सवाल का जवाब मिल सकता है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में CSDS का पोस्ट पोल सर्वे कहता है 76% मुसलमानों ने लालू कांग्रेस के महागठबंधन को वोट दिया था। 76%। एनडीए को सिर्फ 5% मुसलमानों ने ही वोट किया था। जेडीयू और जीतन राम मांझी इसका हिस्सा थे। 2% मुस्लिम वोट चिराग पासवान की एलजेपी को मिला था। 11% मुस्लिम वोट ओवैसी के गठबंधन को और 6% मुस्लिम वोट अन्य को मिला था। एनडीए को महज 5%। नतीजा यह हुआ कि 19 मुस्लिम विधायक जीते, लेकिन 11 टिकट देकर भी जेडीयू से कोई मुसलमान नहीं जीत पाया था। जबकि एक वक्त ऐसा था जब पसमानदा मुसलमान नीतीश कुमार के वोटर माने जाते थे। बड़ी संख्या में मुस्लिमों के वोट जेडीयू को मिलता रहा था और बाकायदा उम्मीदवार भी जेडीयू के टिकट पर जीता करते थे। 2005 में नीतीश के पास 4 मुस्लिम विधायक थे। 2010 में संख्या 7 हुई। बीजेपी का भी एक मुस्लिम उम्मीदवार जीत गया था। 2015 में नीतीश लालू के साथ गए तो जेडीयू के 5 मुस्लिम विधायक बने। 2020 में बीजेपी के साथ जाने पर जेडीयू से एक भी मुस्लिम विधायक नहीं बन पाया था। अभी वक्फ बिल पर भी नीतीश ने मुस्लिम नेताओं की नहीं सुनी, केंद्र सरकार का खुलेआम साथ दिया। अब टोपी ना पहनकर उन्होंने मैसेज पूरी तरह से क्लियर कर दिया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब दुनिया की बाकी खबरों का रुख कर लेते हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जरा भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि भारत पर टैरिफ बम फोड़ना उन्हें उल्टा पड़ने लगेगा, क्योंकि आज चीन भी खुलकर ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ भारत के समर्थन में खड़ा हो गया है। दूसरी ओर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पीएम मोदी को फोन कर दोस्ती को और मजबूत करने की बात कही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर से राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात भी ट्रंप के लिए अच्छी खबर नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री मोदी और उनके दूत ट्रंप को लगातार आईना दिखा रहे हैं। ट्रंप वाकई टेंशन में है, परेशान है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी चाइना में आएंगे। मैं हमेशा यहाँ आपको स्वागत करती हूँ। पीएम मोदी के स्वागत के लिए चीन बेताब है, तो रूस में पीएम मोदी के दूत यानी विदेश मंत्री एस जयशंकर ट्रंप के टैरिफ बम को फुस करने में लगे हुए हैं। भारत और रूस दोनों ही मानते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद रूस और भारत के रिश्ते बेहद मजबूत हो चुके हैं। I am very confident that our exchange of views would be very fruitful, would be very productive, and would certainly contribute to making the annual summit as outcome oriented. विदेश मंत्री ने अमेरिका को करारा जवाब देते हुए ये भी खुलासा कर दिया कि आखिर रूस से सबसे ज्यादा व्यापार भारत नहीं बल्कि दूसरे देश कर रहे हैं। We are not the biggest purchasers of Russian oil, that is China. We are not the biggest purchasers of Russian LNG. I'm not sure, but I think that is the European Union. We are not the country which has the biggest trade surge with Russia after 2022. दरअसल अमेरिका ने भारत पर आरोप लगाया है कि भारत रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीदता है और इससे रूस को यूक्रेन से युद्ध करने में मदद मिलती है। लेकिन अब भारत ने ट्रंप को आईना दिखा दिया है। जबकि यूएन कॉमट्रेड के डेटाबेस के मुताबिक भारत रूस को करीब 122 उत्पाद बेच रहा है। 2014 की तुलना में रूस को 78 गुना मोबाइल फोन, 2 गुना फार्मा उत्पाद, 2 गुना कृषि उत्पाद भारत रूस को बेच रहा है। अमेरिका की पूर्व राजदूत निक्की हेली ने भी ट्रंप पर हमला बोलते हुए उन्हें आगाह किया है। एक लेख में हेली ने लिखा है, अमेरिका को भारत के साथ अपने रिश्ते को उतनी ही अहमियत देनी चाहिए जितनी वो चीन या इजराइल को देता है। अगर भारत के साथ 25 साल में बना भरोसा टूटता है तो ये एक रणनीतिक गलती होगी। चीन का सामना करने के लिए अमेरिका को भारत जैसा दोस्त चाहिए। यानी अमेरिका के भीतर से ही ट्रंप की नीतियों के खिलाफ आवाजें तेज होने लगी हैं। दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी भी ट्रंप के टैरिफ बम फूटने के बाद से एक्शन में है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और अजीत डोभाल चीन और रूस के ताकतवर नेताओं के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। रूस भारत को और सस्ता तेल देने के लिए राजी हो गया है, तो चीन में प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन के तियानजिन में होने वाले SCO समिट में शामिल होंगे, जहां उनकी मुलाकात पुतिन और जिनपिंग से होने वाली है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।